हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, यह एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। ओके, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। यहाँ से कई सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो क्लास को पूरी तरह से ध्यान से देखिए और अपने नोट्स निकालिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब यह इसका नाम में ही लिखा है, एक्सचेंज करना है हमें ब्लड को। ओके, ब्लड को एक्सचेंज करना है। किससे एक्सचेंज करना है? जो डोनर से हम ब्लड लेंगे वह एक न्यूबॉर्न बेबी में जॉन्डिस होने की वजह से, ज्यादा बिलिरुबिन होने की वजह से उसको हम एक्सचेंज कर देंगे। ओके, तो अगर इसका डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन में आपको लिखना है, इट इज एन लाइफ सेविंग प्रोसीजर इन विच वी exchange the blood with donor. Okay, we exchange the blood with donor. Okay, that is called as exchange blood transfusion. क्या कहते हैं उसको? exchange blood transfusion. ओके, तो अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए बच्चे में प्रॉब्लम क्या है। ओके, प्रॉब्लम क्या है? तो बच्चे में दो प्रकार की प्रॉब्लम है। एक है हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ओके, और दूसरी प्रॉब्लम है इमेच्योर आरबीसीज। ओके, दो प्रॉब्लम होने की वजह से बेबी का आरबीसी का डिस्ट्रक्शन फास्ट हो रहा है। ओके, और बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। ओके, तो यह इतना सीवियर हो जाता है मोर देन 15 mg पर डीएल के ऊपर अगर चला जाएगा तो हमें क्या करना है? एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसीजर करनी होती है। ओके, तो इस प्रोसीजर के बारे में डिटेल में देखिए। ओके, तो देखिए दो प्रॉब्लम है बच्चे की ब्लड में, हाइपर बिलिरुबिनीमिया और एक इमेच्योर आरबीसी। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें, किसमें कन्वर्ट करना है? इन दोनों को हम कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मो बिलिरुबिनीमिया। ओके, नॉर्मल बिलिरुबिन जिस डोनर का होगा उसका ब्लड, और जिनका आरबीसी मैच्योर होंगे, ओके, जिनकी आरबीसी मैच्योर होंगे उससे हम इस ब्लड को रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो आपको समझना है प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम है हमारी बच्चे में जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो रहा है। ओके, किसमें देते हैं हम एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन? तो यह जिस बच्चे में हाइपर बिलिरुबिनीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया है, उस दो कंडीशन में हम एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। ओके, तो देखिए अगर नियोनेटल जॉन्डिस की बात करें तो बच्चे में हाइपर बिलिरुबिनीमिया और इमेच्योर आरबीसी है, तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मल बिलिरुबिनीमिया एंड मैच्योर आरबीसी। तो जिनका जो डोनर का मैच्योर आरबीसी होगा और नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल होगा उससे हम इस नियोनेट की ब्लड को रिप्लेस कर देंगे। ओके, समझ में आ गया व्हाट इज एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो अब इसके इंडिकेशन देखते हैं। ओके, इंडिकेशन देखते हैं क्या इंडिकेशन हो सकते हैं। तो एक इंडिकेशन तो हमने पहले ही बोल दिया कि अगर इंडिकेशंस, ओके, तो एक इंडिकेशन तो हमने पहले ही बोल दिया कि अगर बिलिरुबिन की लेवल मोर देन 15 mg पर डीएल होगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट इंडिकेशन हो गया। ओके, दूसरा इंडिकेशन होता है अगर बेबी का एचबी, अगर बेबी का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डीएल से कम होगा। ओके, 10 ग्राम पर डीएल से कम होगा तो भी हम एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उपयोग करते हैं। थर्ड इंडिकेशन इसके लिए बनता है, थर्ड इंडिकेशन अगर बेबी का बिलिरुबिन मोर देन 0.5 mg पर डीएल पर आवर अगर बढ़ रहा है। ओके, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है
तीन इंडिकेशन फॉर एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, तीन इंडिकेशन, अगर बिलिरुबिन लेवल मोर देन 15 है, सेकंड अगर HB 10 ग्राम पर DL है या फिर उससे कम है, ओके, एंड द थर्ड इज 0.5 mg पर DL पर R अगर बिलिरुबिन की लेवल बढ़ रही है तो इस तीनों चीजों में हम एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ओके, इंडिकेशन अब हमें समझ में आ गए। नाउ वी विल सी द प्रिंसिपल्स, किस प्रिंसिपल के बेसिस पर यह एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन काम करता है। ओके, प्रिंसिपल्स, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कृपया ध्यान से देखिए। ओके, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है, कुछ नेसेसरी, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट या सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका कि ब्लड जो हम देंगे, बेबी के अंदर जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो उसको, उस ब्लड को फ्रेश होना चाहिए। ओके, यह ब्लड फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश का मतलब विद इन 72 आवर्स का ब्लड चाहिए, विद इन 72 आवर्स का ब्लड हमें चाहिए। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम क्वेश्चन। ओके, विद इन 72 आवर्स वाला हमें ब्लड चाहिए होता है। दूसरा है हमारा यूज 160 ml। ओके, यूज ओनली 160 ml पर केजी पर बॉडी वेट। ओके, कितना देना है हमें, ओके, कितना देना होता है, एक्सचेंज ब्लड कितना करना है। ओके, तो ओनली 160 ml पर केजी पर बॉडी वेट। इंपॉर्टेंट MCQ हो सकता है। ओके, थर्ड आपका यूज, यहां पे एक की पॉइंट और एक लाल पेन से लिख लीजिए, आपको लिखना है यूज ओनली अम्बिलिकल वेन टू ट्रांसफ्यूज एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ओनली अम्बिलिकल वेन का उपयोग करना है, ना कि पेरिफेरल वेन। ओके, मोस्टली या 100% यहाँ पे आपको अम्बिलिकल वेन का उपयोग करना है। ओके, अम्बिलिकल वेन, बिकॉज दिस इज ओनली द मेजर वेन इन ड्यूरिंग योर न्यूबॉर्न लाइफ। ओके, क्लियर है। देन नेक्स्ट, इसके अंदर एक प्रिंसिपल यूज किया जाता है जिसका नाम है पुल एंड पुश मेथड। ओके, पुल एंड पुश मेथड इस प्रोसीजर के दौरान यूज की जाती है। ओके, तो यह पुल का मतलब क्या है, ओके, या फिर इसको हम पास या पुल बोल सकते हैं। ओके, पास या पुल बोल सकते हैं। तो देखिए, पुल का मतलब क्या है, पुल का मतलब खींचना। ओके, पुल का मतलब खींचना, तो ब्लड, बच्चे की बॉडी में से जो ब्लड खींचोगे आप, ओके, या फिर जो ब्लड आप बाहर निकालोगे, उसको आपको रैपिडली करना है, लेकिन पुश जो होगा यह स्लोली होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, जो ब्लड हम खींचेंगे, बेबी की बॉडी से ब्लड बाहर खींचेंगे, वह रैपिडली होना चाहिए। ओके, और जो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करेंगे वह स्लोली होना चाहिए। ओके, क्लियर है। दिस इज आल्सो एन नेक्स्ट प्रिंसिपल फॉर एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट इज this procedure it takes 2 to 4 hours to complete। ओके, 2 से 4 घंटे लग जाते हैं इसको कंप्लीट होने के लिए। ओके, तो इसको यहाँ पे पुल एंड पुश की जो साइकिल होगी यह कम से कम 30 से 40 बार होगी। ओके, पुल एंड पुश की साइकिल, इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम क्वेश्चन। पुल और पुश की साइकिल कितनी होगी, तो आपको आंसर लिखना है 30 से 40। पुल मतलब 30 बार हम ब्लड को, बेबी की बॉडी से ब्लड को खींचेंगे और बेबी की बॉडी के अंदर 30 से 40 बार ब्लड को इन्फ्यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या कर रहे हैं हम ब्लड को, बेबी का जो ब्लड है उसको बाहर निकाल रहे हैं और उसकी रिप्लेस में, उसकी एक्सचेंज में
जो डोनर का ब्लड है उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। समझ में आ गया? ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि ड्यूरिंग ईबीटी या फिर ड्यूरिंग एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमारी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या हमें देखना है। ओके, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? अब एक बेबी को एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम दे रहे हैं, ओके, ड्यूरिंग ईबीटी एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ओके, ड्यूरिंग ईबीटी सबसे पहले अगर ड्यूरिंग ईबीटी कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आ गया, ओके, कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आ गया तो यहां से क्वेश्चन बनता है आपका सबसे पहली या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगी? तो आपको आंसर लिखना है स्टॉप द इन्फ्यूजन। ओके, स्टॉप द इन्फ्यूजन। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन या एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर रहे हो तो अगर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन दिखता है तो आपको सबसे पहला प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा स्टॉप द ब्लड। ओके, स्टॉप द ब्लड। कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा, यह क्वेश्चन का आंसर आपको सेम लिखना है। ओके, तो देखिए ड्यूरिंग ईबीटी अगर आपको क्या करना है एवरी टाइम हमें एवरी टाइम जब हम 50 ml को ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, ओके, 50 ml ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो हमें क्या करना है 0.5 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। दिस इज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। क्या क्लास को ध्यान से देखते रहिए, ऐसे कुछ कीवर्ड की पॉइंट बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ओके, तो क्या करना है, जब भी एवरी 50 ml जब आप एवरी 50 ml ब्लड को इन्फ्यूज कर दोगे बेबी की बॉडी के अंदर तो आपको 0.5 ml, ओके, 0.5 ml आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। अब यह कैल्शियम ग्लूकोनेट क्यों देना होता है? ओके, तो देखिए जब हम ब्लड को रिसीव करते हैं तो ब्लड के अंदर एक एंटीकोएगुलेंट होता है। ब्लड के अंदर एक एंटीकोएगुलेंट होता है। क्या होता है? एंटीकोएगुलेंट, मतलब जो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देगा, ओके, जिसका नाम है सिट्रेट। ओके, सिट्रेट, दैट इज कॉल्ड एज सिट्रेटेड ब्लड हम जिसको कहते हैं। ओके, तो यह सिट्रेट क्या करता है, जो हमारी बॉडी की कैल्शियम है या फिर ब्लड की कैल्शियम है इसके साथ सिट्रेट बाइंड हो जाता है। किस लिए बाइंड होता है? क्योंकि यह सिट्रेट को बॉडी से बाहर जाना है। तो इसको बाहर जाने के लिए साधन क्या होगा? तो यह हमारे बॉडी का कैल्शियम। ओके, तो अगर यह बॉडी का कैल्शियम सिट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा? हाइपोकैल्सेमिया हो जाएगा। ओके, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू गिव 0.5 ml calcium gluconate after every 50 ml of blood transfusion। ओके, यह एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं बच्चों। ओके, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ना कि नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, नाउ there are some complications of exchange blood transfusion। क्या हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस? सोचिए, विचार कीजिए कि अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं, बेबी की बॉडी से ब्लड निकाल के दूसरी डोनर का ब्लड है उसको हम दे रहे हैं बेबी को, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? तो कॉम्प्लिकेशन दो ही है, आपको याद रखने हैं। सिंपल कॉम्प्लिकेशन है, एक होता है आपका सर्कुलेटरी ओवरलोड और दूसरा होता है एयर एम्बोलिज्म। ओके, दो कॉम्प्लिकेशन आपको याद रखने हैं। ओके, जब भी सर्कुलेटरी ओवरलोड की बात आ जाएगी तो आपको याद रखने हैं 4H याद रखेंगे जब भी सर्कुलेटरी ओवरलोड की बात आ जाएगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान।
ओके तो 4H क्या है? ओके 1 2 3 एंड 4। ओके यह 4H क्या है? ओके क्या होते हैं यह 4H? तो पहला H है हमारा हाइपर वॉलेमिया। ओके हाइपर वॉलेमिया। ओके वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ओके वॉल्यूम जो हमारी सर्कुलेटरी वॉल्यूम है वह इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर वॉलेमिया। ओके इसका मतलब क्या है? एक छोटे पाइप के अंदर ज्यादा पानी भरने का प्रयास अगर हम करेंगे तो क्या होगा? उस पाइप के ऊपर प्रेशर आने लगेगा, दैट इज हाइपर वॉलेमिया। ओके ज्यादा पानी होने की वजह से या फिर ज्यादा ब्लड होने की वजह से। ओके हाइपर वॉलेमिया एक H हो गया। दूसरा H होता है आपका हिमोलाइटिक रिएक्शन। हिमोलाइटिक रिएक्शन, यह हिमोलाइटिक रिएक्शन क्यों हो सकती है? ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन, अगर इसका एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन का क्या एक कॉम्प्लिकेशन है? सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड के अंदर हिमोलाइटिक रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं। कैसे हो सकती है हिमोलाइटिक रिएक्शन? अगर देयर इज एनी RH इनकम्पेटिबिलिटी, RH इनकम्पेटिबिलिटी। ओके तो अगर RH इनकम्पेटिबिलिटी होगी, मतलब अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा, देन देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ हिमोलाइटिक रिएक्शन। ओके हाई चांसेस ऑफ हिमोलाइटिक रिएक्शन। नेक्स्ट H होता है हमारा हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया पोटेशियम की लेवल बढ़ जाएगा। ओके पोटेशियम की लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ता है पोटेशियम की लेवल? हर चीज का क्यों आपको आना चाहिए। ओके क्यों बढ़ता है पोटेशियम का लेवल? अगर हम रैपिडली ट्रांसफ्यूज करेंगे तो जो नॉर्मल सीरम है हमारा, जो नॉर्मल सीरम है उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और पोटेशियम की लेवल बढ़ जाएगी। तो रैपिडली हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं करना है। हमें ड्यूरेशन कितना बताया है? 2 से 4 घंटे। तो 2 से 4 घंटे में लेट दिस प्रोसीजर टू कंप्लीट। ओके 2 से 4 घंटे में होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा रैपिडली पुश नहीं करना है, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। ओके नेक्स्ट होता है आपका हाइपोकैल्सेमिया। ओके हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सेमिया कैसे होता है आपको अभी बताया है। कैसे होता है हाइपोकैल्सेमिया? जो बॉडी ब्लड के अंदर सिट्रेट प्रोडक्ट होता है जो एंटीकोएगुलेंट का काम करता है, वह बॉडी की बाहर एक्सक्रीट होने के लिए हमारी कैल्शियम से बाइंड हो जाता है। तो अगर वह कैल्शियम से बाइंड हो जाएगा तो हमारी जो सीरम कैल्शियम की लेवल है वह कम हो जाती है। ओके देन इट कैन लीड टू हाइपोकैल्सेमिया। ओके एंड सेकंड कॉम्प्लिकेशन है हमारा एयर एम्बोलिज्म। ओके तो अगर हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं और प्रॉपरली एयर हमने नहीं निकाला, या फिर जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं या हम सिरिंज से निकाल रहे हैं, सिरिंज से पुश कर रहे हैं। ओके तो अगर इस प्रोसीजर के दौरान कोई एयर का इंसर्शन हो गया वेन्स के अंदर, देन देयर कैन बी a high risk of air embolism. Okay, now we will see about the nursing responsibility, जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके एम्स की सारी एग्जाम में आपको अभी दिखने को मिलेंगे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलते हैं। ओके तो अब हम देखेंगे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है? नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक बेबी को हम ब्लड निकाल रहे हैं, ब्लड दूसरा डोनर का ब्लड दे रहे हैं। ओके इसको हम कह रहे हैं एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके दिस इज नॉट ए नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके तो देखिए अब अगर एक बच्चे को या फिर न्यूबॉर्न को अगर हम एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजें मॉनिटर करनी होती है। तो सबसे पहले आपको जब एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो उसके पहले बेसलाइन वाइटल साइंस पता होने चाहिए। ओके क्रॉस मैचिंग होनी चाहिए, ब्लड की डबल वेरीफाई डबल चेक होना चाहिए। ओके ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले। ओके देन आपको डॉक्टर्स और आप खुद दोनों का वेरीफाई होगा, ब्लड दोनों से वेरीफाई होगा, RH इनकम्पेटिबिलिटी चेक किया जाएगा, इन्फेक्शन के लिए ब्लड को चेक किया जाएगा, एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू इन्फ्यूज या फिर ट्रांसफ्यूज द ब्लड।
ओके, एक्सचेंज करोगे तब आप, ठीक है। तो अगर इन केस कोई रिएक्शन आ जाती है, ओके, इफ एनी रिएक्शन, ओके, रिएक्शन आ जाती है ब्लड की, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आ जाती है, तो हमने बोला है आपको सबसे पहली प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होती है स्टॉप द इन्फ्यूजन, स्टॉप द इन्फ्यूजन। ओके, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्सिंग की। ओके, जब आप इन्फ्यूजन स्टॉप कर दोगे तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी फ्लश द आईवी लाइन, फ्लश द आईवी लाइन विथ नॉर्मल सलाइन। ओके, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है जब आपने फ्लश कर दिया तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक पेटेंट लाइन देखेंगे, पेशेंट की पेटेंट लाइन असेस करेंगे। देन आप क्या करोगे, और हेल्थ केयर वर्कर को या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आप इन्फॉर्म कर दोगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म कर दोगे। ओके, देन हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आपने इन्फॉर्म कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट का बेसलाइन वाइटल्स चेक करना है, बेसलाइन वाइटल्स चेक करना है। सिक्स्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी, अगर कोई रिएक्शन आ जाएगा तो आपको पेशेंट की सैंपल लेनी है, ब्लड सैंपल एंड यूरिन सैंपल लेनी है दो, एक तो है ब्लड सैंपल और दूसरा है यूरिन सैंपल। ओके, नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी सेवंथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या करना है, यह जो बीटी का यह जो ब्लड है विथ उसका फॉर्म एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर्म होता है, एक ब्लड रिएक्शन फॉर्म होता है, उसके साथ आपको सैंपल भी भेजने हैं। ओके, सैंपल भी भेजने हैं और यह आप सारी चीजें लेबोरेटरी में भेजोगे। ओके, कहां पे भेजोगे, लेबोरेटरी में भेज दोगे। ओके, क्लियर है। अगर कोई रिएक्शन अकर्स होती है ड्यूरिंग एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो हमारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी यह सारी बनती है। ओके, अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.